नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। प्रदेश की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए एक बार वो सुनते हैं। आज़ाद करना भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी भारत में न होने के बाद दो संविधान, दो विधान, दो निशान, दो कानून चला करते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सपना पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के अंदर पास करने का जो काम किया वो सब के सामने जग जाहिर है। तो जम्मू कश्मीर की भी आज जनता अपने को खुशहाली महसूस कर रही है, विकास से जुड़ी है। ऐसा आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के दिवस पर इस प्रकार के कार्यक्रम सब आयोजित होंगे। सर आप चुनाव लड़ेंगे, बड़ी गफलत जनता के बीच है। एक बार चले इसकी बात बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी के सामने पेश होने का आज आखिरी दिन है। बता दें कि एसआईटी ने 2 लैब और एक फर्म को 4 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस दिया था। अगर एसआईटी के सामने इनका प्रतिनिधि पेश नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी ने जांच के लिए कई सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। एसआईटी ने मैक्स फर्म और 2 लैब को नोटिस दिया है। सीडीओ की जांच समिति ने भी मैक्स कॉर्पोरेट के शरद पंत, नवजीत नलवा और मोहित लाल चंदानी को नोटिस दिया है। सीडीओ की समिति को गुरुवार तक जवाब देना है। तो कोरोना टेस्ट में किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ, लैब्स के नाम सामने आए, उन्हें वक्त दिया गया और कहा गया कि आप जवाब दीजिए। आज आखिरी दिन है जवाब देने का और अगर ये अभी भी पेश नहीं होकर अपना जवाब, अपना पक्ष रखते तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की ये बड़ी खबर है और इस पर लगातार नजर जो है न्यूज़ 18 की बनी हुई है। मैक्स फर्म और 2 लैब इसमें शामिल हैं जिन्हें नोटिस दिया गया। आप जानते हैं कि स्पेशली 1 से 14 अप्रैल 15 अप्रैल के बीच में 2 शाही स्नान भी होते हैं और उसी दौरान इन्होंने गलत रिपोर्ट्स जो हैं वो साझा की। ये मैंडेटरी था कि आपको टेस्ट करना है, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही लोगों को मेला क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। इन्होंने गलत रिपोर्ट्स, फर्जी आधार कार्ड पर इन्होंने गलत रिपोर्ट्स जो है वो दी और उसके बाद कोशिश यही थी कि सरकार से ज़्यादा पैसे ये लोग कमा सकें, वसूल सकें। और जब से ये घोटाला सामने आया है लगातार दबाव भी है कि ये जांच जल्द हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। मेडिकल टेररिज्म इस पूरे स्कैंडल को कहा गया है बाबा रामदेव की तरफ से भी। पुलकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, यूं तो इन्होंने 3 दिन बर्बाद कर दिया, आज आखिरी दिन है, 4 दिन का समय मिला था। अगर ये पेश नहीं होते तो सख्त कार्रवाई, किस तरह की तैयारियां हैं? क्या वो सवाल हो सकते हैं जो इनसे पूछे जाएं अगर ये शामिल होते हैं तो जांच में अपना पक्ष रखने के लिए? देखिए, इस मामले की जो एसआईटी जांच कर रही है और उसके अलावा सीडीओ की अध्यक्षता में जो एक समिति जांच कर रही है, 4 दिन का इनकी ओर से उसको नोटिस दिया गया था और तब से लगातार जो है इंतजार की जा रही है कि इन कंपनीज का, इन लैब्स का कोई भी प्रतिनिधि आए और अपना जवाब दे। लेकिन अभी क्योंकि 3 दिन निकल चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिनिधि जो है नहीं आया है कि जिसने अपने यहाँ पर अपने जवाब यहाँ पर दाखिल कराए हों। तो आज एसआईटी की जो समय अवधि दी गई है उसका आज आखिरी दिन है। आज बुधवार के दिन यदि वो पेश नहीं होता है किसी भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि तो कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। और उसके अलावा जो समिति, सीडीओ की जो समिति है, उनके लिए बृहस्पतिवार यानी कि कल का जो दिन है वो आखिरी है और अगर वहाँ पर वो उपलब्ध नहीं होता है, कोई भी प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होता है तो दोनों ही समितियों की ओर से जो है ये कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। और जहाँ तक बात जांच की है, सवालों की है, तो जाहिर तौर पर जो सबसे बड़े जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन वो लोग थे जिनके कहने पर इस तरह की नियमों को दरकिनार करके इन कंपनी को मेला प्रशासन के अधीन जो है इम्पैनल किया गया, उनको हायर किया गया। जैसे कि और भी मेला स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो 10 से 11 इस तरह की लैब हैं जो कि हायर किए गई थी मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग के लिए। लेकिन क्यों ये 2 कंपनी ही इस तरह से तीसरे मीडिएटर के माध्यम से, एक फर्म के माध्यम से उनको हायर किया गया, क्यों उन्होंने डायरेक्ट हायर नहीं किया गया और किस तरह से इस पूरी गड़बड़ी को अंजाम दिया गया? क्या कोई और सफ़ेद पोस्ट या कोई और वाइट कॉलर इसमें कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दे रहे थे? कुछ और लोग भी हैं जिनके इसमें नाम सामने आ सकते हैं। तो सवाल जो हैं कई हैं लेकिन जवाब अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं और यही कारण है कि जो एसआईटी है और उसके अलावा जो जांच समिति है वो लगातार अपनी जांच कर रही है। एसआईटी के सामने तो क्या कार्रवाई का जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये तो लापरवाही में, हम अभी तक की इनकी पूरी रिस्पॉन्स देखें तो वो तो बेहद ही लापरवाह तरीका इन्होंने अख्तियार किया हुआ है।
जी देखिए, बिल्कुल जब नोटिस दिए गए हैं तो नोटिस दिए जाने के बाद एक समय अवधि, एक पूरा टाइम दिया जाता है, लेकिन उस टाइम के दौरान अगर जो आरोपी हैं जिनको नोटिस दिया गया है वो अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, एसआईटी के समक्ष वो प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है, जिस तरह से चाहे वो दबिश देना हो, वारंट इशू होना हो, जो भी कार्रवाई है वो की जा सकती है। उसके बाद जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं इन कंपनीज के, इन फर्म्स के, वहाँ पर जाकर पुलिस जो है दबिश दे सकती है और उनको किसी भी तरह से जो है धरपकड़ की कोशिश कर सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज, आखिरी दिन है पेश होने का, और सीडीओ की समिति की बात करें तो फिर उनके सामने पेश होने का कल आखिरी दिन है, तो देखिए क्या रहता है, आपको अपडेट्स हम देंगे। आपदा प्रबंधन को लेकर मंगलवार को मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 2 घंटे के भीतर बिजली, पानी, सड़क बहाली के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यक सेवा विभागों को भी 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आधुनिक रिस्पांस सिस्टम तैयार करने पर सहमति भी बनी है। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, जहां आपदा प्रभावित इलाकों का डीएम और एसपी ने दौरा किया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी मौजूद रहे। डीएम ने काली नदी के बहाव से हो रही कटान को गंभीरता से लिया, साथ ही कहा है कि आपदा राहत कार्यों को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। विधायक ने राज्य सरकार की ओर से मिले हेलीकॉप्टर्स के लिए सीएम का आभार जताया। विधायक धामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर मिलने से ऊपरी इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में मदद मिलेगी। हेली सेवा मिलने के बाद दारमा घाटी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और मैंने आज जितनी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो खतरे का सबब बना हुआ है, उन सब चीज़ों को निरीक्षण करके और जो कार्य वहाँ पर राहत का चल रहा है उसको मैंने देखा है। और हम लोग इसको और भी मजबूत बना करके जो नदी से हमें नुकसान होता है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की थी कि धारचूला की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह 2013 में पूर्ववर्ती सरकार ने हेली व्यवस्था की थी दुर्गम क्षेत्रों के लिए, तो निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम हेली व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का जो पॉजिटिव उनका वो रहा रवैया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज हेली पहुँची है और जिलाधिकारी भी हमारे यहाँ पे हैं और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद ही नहीं, विश्वास किया जा सकता है कि तीव्र गति से आपदा राहत कार्य चलेंगे। लोहाघाट में सीएम की घोषणा में शामिल बॉर्डर की सड़कों को मंजूरी मिल गई है, जिसका सीधा लाभ नेपाल बॉर्डर से लगे लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को होगा। साथ ही गुमदेश क्षेत्र सहित दूसरे ब्लॉकों में भी गांव को जोड़ने वाली 6 सड़कों को स्वीकृति मिल गई है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत 2 कार्य स्वीकृत हैं। घोषणा संख्या 110/2021 में दोनों कार्यों के प्रथम चरण की स्वीकृति अभी हमारे 9 जून को प्राप्त हुई, तो इनमें आगे की कार्रवाई, सर्वेक्षण आदि का कार्य जो है अब किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसी वित्तीय वर्ष में 6 कार्यों की स्वीकृति और प्राप्त हुई। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड बनाने में भले ही 1100 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खपा दी गई हो, लेकिन फायदा मिलने के बजाय लोगों को इस रोड से नुकसान होने लगा है। वैसे हालात तो ये हैं कि पहली ही बारिश में रोड की पूरी पोल खुल गई और 12 ऐसे नए डेंजर जोन बन गए हैं जो आए दिन दरक रहे हैं और हादसों को कभी भी न्योता दे सकते हैं। पहाड़ के लोगों को लगा कि NH 125 के ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद उनकी राह आसान होगी, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद यह हाईवे पहली बरसात भी नहीं झेल पाया। हालत यह है कि स्वाला से चुपकोट बैंड तक दर्जनों जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुए। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे हफ्ते भर बंद रहा। हजारों यात्रियों की इस दौरान जो फजीयत हुई उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जानकार हाईवे के लगातार दरकने की वजह पहाड़ियों की बेतरतीब कटिंग को मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की कटिंग की वजह से इनके जो कटिंग के क्षेत्र हैं, बरसात आने से मिट्टी ढीली हो गई है, जिस वजह से इनमें लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे लगातार बंद चल रहा है। NHAI ने 150 किलोमीटर के इस हाईवे में 51 डेंजर जोन चिन्हित किए थे, जबकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC ने 14 जोन चिन्हित किए।
बताया जा रहा है कि इन 14 में से भी 2 जोन सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुपकोट से स्वाला तक 12 ऐसे डेंजर जोन हैं जिनका ट्रीटमेंट निहायत ही जरूरी है। कोई संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया हुआ है और उनकी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आते ही जो है हम लोग उसके अनुसार शासन से धनावंटन करके और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उस पहाड़ी का प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। डेंजर जोन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में ये भी संभव है कि इसमें खासा वक्त लगे। लेकिन सवाल ये है कि बोल्डर से पटे और लगातार दरकते हाईवे में हजारों यात्रियों की जिंदगी कैसे और कब तक सुरक्षित रह सकेगी। बेहतर होगा कि ऑल वेदर रोड के विकल्प की तलाश भी तेज की जाए ताकि लाखों लोगों की आबादी को कुछ तो राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लोहाघाट से रुद्रपुर जा रही रोडवेज की बस स्वाला के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गई। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार 33 यात्रियों की जिंदगी बच गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और सामने से आ रही स्कूटी सवार को बचाते समय बस का टायर स्लिप हो गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। रामनगर से भी खबर आ रही है, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीजन की पहली बारिश से चुकुम गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है। ऐसे में ये लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के नदी को पार करने के लिए मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। चमोली से खबर है, जहां पहाड़ों में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरक रहे हैं। ये तस्वीर कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे उमा महेश्वर आश्रम की है और भारी मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया। वहीं एनएच बंद होने से दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। पिथौरागढ़ से एक भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां बंगा पानी जौल जीबी मोटर पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। इस पुल की सुरक्षा दीवार भर कर गिरने लगी है। बॉर्डर में बीआरओ का ये सबसे बड़ा और ऊंचा पुल है। अगर ये पुल जमींदोज होता है तो खासी दिक्कतें आनी तय हैं और जिस स्थान पर ये पुल बना हुआ है वहां आवाजाही के और विकल्प नहीं है। आप सभी का। वैसे तो नैनीताल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में नैनीताल के एक इलाके में कम्युनिटी टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, जो आने वाले दिनों में कई लोगों के रोजगार का जरिया भी बन सकती है। देखिए, पिछले 2 सालों से पर्यटन की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन नैनीताल के पंगूट, बगड़, महरोड़ा, सीकरी पर्यटन को लेकर एक अलग पहचान ले चुके हैं। नैनीताल से कुछ दूरी पर इस पर्यटन स्थल में अब गांव को कम्युनिटी टूरिज्म से जोड़ने की कवायद शुरू हुई है। इसके तहत गांव में कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए तैयार किया जाना है, तो टूरिस्ट पूरे गांव का मेहमान होगा, जहां स्थानीय खान पान और लोक संगीत की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं ट्रैकिंग से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्लान बनाया जा रहा है। हालांकि पर्यटकों से मिलने वाली आय का 1% गाँव के विकास में भी खर्च करने का प्लान बनाया जा रहा है। उसका 1% आपको गांव के डेवलपमेंट फंड में जाएगा, ताकि गांव में जब भी कुछ बनना हो, चाहे बच्चों के लिए स्कूल बनना हो, चाहे प्लेग्राउंड बनना हो, लाइब्रेरी बनना हो, कोई सड़क बननी हो, तो वो सारे पैसे उसी डेवलपमेंट फंड से जाएंगे। दरअसल ये क्षेत्र नैना देवी बर्ड रिजर्व में है और ये जगह नेचर लवर्स को भी पसंद है। प्रकृति के साथ पक्षी और जंगली जानवरों के लिए महफूज इस इलाके में आवाजाही बढ़ने से स्थानीय लोग भी अपनी सहभागिता देख रहे हैं और कम्युनिटी टूरिज्म से खासा उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोग मान रहे हैं कि अगर ऐसा टूरिज्म गांव के आसपास शुरू होगा तो खेतों से उत्पादन को बाजार भी गांव में ही मिलेगा। अगर अच्छे दाम हमें यहीं मिल जाए गांव में, अगर बहुत सारे अगर लोग हैं तो इधर उधर हमारा सारा सामान इधर ही खपत हो जाए, हमें मार्केट जाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छे दाम पे अगर मिल जाए तो यहीं पे लोगों को अच्छे रेट मिल जाते हैं, बढ़िया चीज़ मिल जाती है। जैसे हम लोगों को यहाँ से बाज़ार बेचना हो तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लाने ले जाने में पैसा खर्च करके आना जाना। दरअसल कोरोना के बाद पर्यटकों की पसंद भी गांव और वहां का खान पान बन रहा है, क्योंकि पहाड़ के हर्बल उत्पाद इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं। अब इसको भुनाने की तैयारी भी पूरी है। ऐसे में अगर ये मुहिम सफल होती है तो गांव के साथ पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।